fintech? Can you tell what is fintech? Okay. Anyone else want to elaborate on that? Okay, आप थोड़ा सा so in fintech, can you give an example of how technology is being used? Like for example, चलिए बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं, right? तो बैंक में बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, right? So फाइनेंस को मैनेज करने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड फिनटेक, राइट? Does anyone knows कि बैंक्स में पैसे कहाँ से आते हैं? How actually the money is generated? No one knows. सबको चाहिए लेकिन ये नहीं पता कि आ कहाँ से रही है, राइट? जी पब्लिक, ओके, लेट्स से एक बैंक बना है, ओरिजिनली कहाँ से पैसे आए हैं उसमें? आपने उसके बाद विड्रॉ किए हैं या स्टेट बैंक से आए, राइट? स्टेट बैंक में कहाँ से आए? वर्ल्ड बैंक से, कर्जा पे पहुंच गए हमने। ओके, एक स्टेप पीछे रहते हैं, लेट्स से स्टेट बैंक तक रहते हैं। सो देन वी नो कि इन स्टेट बैंक एक्चुअली क्या होता है कि स्टेट कुछ रिजर्व रखती है, राइट? एंड उसके अगेंस्ट दे प्रिंट द करेंसी, राइट? लाइक वो गोल्ड रखते हैं और डायमंड्स, व्हाटएवर द रिजर्व्स आर अवेलेबल, and then equal to that cost they print the money actually, right? But that was something was done earlier, but अब कुछ नई चीज हो रही है. What's that? Do you guys know? कि अब मनी कैसे जनरेट हो रही है? Sorry? डिजिटल करेंसी कैसे जनरेट हो रही है? So basically that's the question, right? आप सब अपने जैस कैश बैंक अकाउंट्स देखते हैं ना, तो उसमें कुछ नंबर है ना, एक्स अमाउंट जी, शेयरिंग, ठीक है, लेकिन ओरिजिनली वो नंबर आया कहाँ से? लेट्स से आप बैंक वालों के पास जाते हैं, आप कुछ उनको 1000 रुपीज़ देते हैं, वो आपका बैंक अकाउंट ओपन करके वहाँ वो क्रेडिट कर देते हैं, राइट? इनिशियल डिपॉजिट जिसको कहते हैं। अब आपने तो मैनुअली इसको 1000 दिया ना, तो बैंक में कैश कैसे आ रहा है? वो नंबर कहाँ से जनरेट हुआ है? ट्रेडिंग में नंबर कहाँ से आता है? ठीक है, ऐसे तो कोई भी ट्रेडिंग ओपन करे, उसमें वो अपनी मर्जी का नंबर लिख ले और वो किसी से पैसे लेके वो नंबर आगे ट्रांसफर करते हैं। आईडी क्वेश्चन समझ आया आपको? लेट्स से कि आपने 10,000 रुपीज बैंक में दिए, उन्होंने 10,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ऐसे ही करते हैं ना? तो फिर आपने जब बैलेंस चेक किया तो 10,000 आ गया, राइट? अब वो बैंक ने वो 10,000 कैसे एंटर किया उसमें? आखिर कोई भी तो होगा ना जी? अब उनके पास तो कैश में है, लेकिन उन्होंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। प्रोग्रामिंग, ओके, गुड आंसर। सो प्रोग्रामिंग से कैसे कर सकते हैं आप? सो बेसिकली हमारा टॉपिक तो मशीन लर्निंग का था, तो बात बैंक की तरफ चलेगी। सो इस चीज़ के ऊपर आपने रिसर्च करनी है कि मनी कैसे जनरेट होती है और बैंक्स में कैसे आती है, राइट? सो बेसिकली होता क्या है कि जब बैंक्स ओपन होते हैं, वो स्टेट बैंक से एक नंबर उनको लिमिट मिलती है जितना वो डिपॉजिट करते हैं एज अ सिक्योरिटी। जैसे वो 4 ट्रिलियन रुपीज़ करते हैं, वो 4 ट्रिलियन रुपीज़ तक नंबर जनरेट कर सकते हैं। If they want to generate, that's one way deposit. The other way is debt. कि जब आप जाके किसी बैंक से कर्जा लेते हैं बेसिकली, तो वो उतने ही कर्जे का नंबर जनरेट करते हैं। सो अगर लोग कम कर्जा ले रहे हो तो बेसिकली वो बैंक से कर्जा लेके नंबर जनरेट करते हैं। सो बट दैट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो इसको आपने स्टडी करना है ताकि आपको मनी की अंडरस्टैंडिंग हो। एंड सो द फिनटेक इज कि इस सब प्रोसेस को मैनेज कैसे करना है, राइट? अगर millions and millions of banks हो, right? और millions and millions of accounts and users हो, तो is it possible for humans to remember that?
और इसमें पोटेंशियल रिस्क कहाँ पे आ सकते हैं? कैन एनीवन गेस कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है? आप लोग इस वर्कशॉप को बिल्कुल इजी और फॉर्मल लें और पार्टिसिपेट करें। हमने इसको प्रैक्टिकल बनाना है, एक केस स्टडी बनानी है ताकि आपके माइंड को डेटा साइंस मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग हो, फिर हम एक प्रॉब्लम दें उसको सॉल्व करें, राइट, ताकि इस आफ्टरनून का फायदा हो सके, राइट। सो क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है? ह्यूमन एरर, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वन थिंग। और जी बेटा, साइबर सिक्योरिटी, ओके, वेरी गुड। लाइक हम बात कर रहे हैं फ्रॉड डिटेक्शन की, राइट, फ्रॉडेंट एक्टिविटी, एनी अटैक हैपन्स। अब आप मुझे बताएं कि अगर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही हैं एंड देयर इज वन फ्रॉडेंट एक्टिविटी, हाउ डू यू विल एनकाउंटर दैट? एंड एवरी मिली सेकेंड्स मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही हैं। So that's where this machine learning came in, right? So you know your algorithms are running who are actually capturing those transactions runtime, and whenever there is a fraudulent activity, they generate an alert, right? So then you can further try to diagnose and see what's the problem. So that is the one example कि जैसे होता है। अच्छा, now let's move on। अब हम एक केस स्टडी लेंगे आज और उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, राइट। एनीवन नोस के 2014 अप्रैल में 2024 अप्रैल में दुबई में फ्लड्स आए थे। आई थिंक वाज एक्सटेंसिव रेन, राइट। हाउ मच रेन वाज देयर? किसी को आइडिया है? लेट्स से लॉट ऑफ रेन, ओके। एंड सबसे ज्यादा क्या चीज अफेक्ट हुई थी उससे? एयरपोर्ट्स, फ्लाइट्स को हम केस स्टडी लेंगे, राइट। किसी को आइडिया है कि 1 मिनट में दुबई में कितनी फ्लाइट्स लैंड होती है, फ्लाई करती हैं? कौन कौन गया है? किसने फ्लाइट ली है अभी तक? ख्वाब में? ओके, चलिए हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि उससे कितनी फ्लाइट्स अफेक्ट हुई, कितने लोग अफेक्ट हुए, और फिर डेटा साइंटिस्ट ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, राइट। क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि अगर 900 फ्लाइट्स और अराउंड 200,000 2 लाख अगर जो पैसेंजर्स अफेक्ट हुए विद इन फ्यू आवर्स, तो उनको रीएडजस्ट भी तो करना है, जिसमें काफ़ी गवर्नमेंट के डेलीगेट्स थे, उनके समिट्स थे। अब जाहिर है उनको आपने प्रायोरिटाइज करना था। उसके बाद जब फ्लाइट्स आ रही थी तो चैलेंज ये था कि कुछ फ्लाइट्स जो नियर बाय थी, जो लैंड होने के लिए रेडी थी, अब उनका इनफ फ्यूल भी नहीं था कि वो डाइवर्ट होकर ज़्यादा दूर किसी और कंट्री उतार सकें, राइट। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम मिल जाए कि फ्लाइट्स 900 फ्लाइट्स दुबई की तरफ फ्लाई कर रही हैं एंड यू केम टू नो 30 मिनट्स और 15 मिनट्स बिफोर दे कांट लैंड, so how do you will manage those 900 flights successfully? थोड़ा ऊंचे बोले ताकि सब कुछ सुनाए। प्रॉब्लम है अभी फ्लाइट्स हवा में है, अभी लैंड नहीं करा रही थी, आगे एयरपोर्ट पे फ्लड आ गया, they did not know that this is going to happen. Yes, now the problem starts कि अब आप ट्रांसमिट कर रहे हैं नियर बाय एयरपोर्ट्स को, एंड एवरी एयरपोर्ट हैज अ कैपेसिटी। अब आप ये भी नहीं कर सकते कि 900 फ्लाइट्स आप अजमान में उतार लें, शारजा में उतार लें, यूएई में उतार लें, राइट। सो यू केम टू नो जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर, एंड नाउ यू हैव टू एक्ट क्विकली टू मैनेज ऑल 900 फ्लाइट्स in a way that no disruption happen, and also the new airports where we want to land them, they have the capacity, and also if the airport, अगर एक airport है उसकी capacity 50 है let's say, पर 900 आ रही है, so क्या हम सारी 900 तो उधर डाइवर्ट नहीं कर देंगे ना। I want you to think ना कि हम क्या करेंगे, that's the problem we want to solve. जी
डिफरेंट एयरपोर्ट्स को देंगे, दैट्स वन थिंग, ओके। और आई वांट टू हियर समथिंग टेक्निकल ना, कि क्या करेंगे आप लोग। सीएस के है ना मोस्टली, आईटी सीएस के, ओके जी जी बताएं, ट्राई पार्टिसिपेट करें यार, हाईवे लैंडिंग्स करा सकते हैं, दैट्स वन आंसर, ओके। और रिटर्न कर सकते हैं फ्लाइट, ओके। अब कोई 3 प्रॉब्लम्स बताएं कि अगर एक फ्लाइट दुबई के ऊपर है और हम उससे कहते हैं कि आप न्यूयॉर्क वापस चले जाओ, दे ऑलरेडी टुक 48 आवर्स टू फ्लाई टू लैंड देयर एंड वी टेल देम ओके गो बैक। कोई 3 प्रॉब्लम्स बताएं जो होंगी। फ्यूल इज द ओनली एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एक्सपेंस इज द सेकंड, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। और थर्ड इशू कौन सा हो सकता है? कॉस्ट इन्होंने बताया, बहुत अच्छा ऑप्शन, कि अगर हम एक फ्लाइट को रिटर्न का टैग लगा देते हैं और वो 48 आवर्स ट्रेवल करें, पहली बात है कि इतना फ्यूल ही नहीं होगा उसके बाद। चले अगर है भी तो फिर उसकी कॉस्ट कितनी जाएगी कि उन्हीं पैसेंजर्स को हमने अगेन न्यूयॉर्क से वापस दुबई लेके आना। तो व्हाट कुड बी द थर्ड इशू? जी एयरपोर्ट की कैपेसिटी तो हमने कर ली है डिस्कस। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जी, आई थिंक वो तो प्रायोरिटी पे है ना, वो तो चीज़ आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि आपने देखना कि क्या उस फ्लाइट में कोई ऐसे डेलीगेट्स तो नहीं है जिनका गवर्नमेंट समझ नहीं, उनको तो आप प्रायोरिटी पे लैंड करवाएंगे। एयर ट्रैफिक इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। अब देखिए हम ये नहीं कर सकते कि ठीक है अब 900 फ्लाइट्स हैं, आप इधर चले जाओ, आप शंघाई में लैंड कर जाओ, आप पाकिस्तान में लैंड। भाई ये देखो कि उधर पहले क्या हो रहा है, बाकी मामूल के मुताबिक जितनी ट्रैफिक अवेलेबल था एयर कंट्रोल रेडार्स के ऊपर, जितना एयर बसेस आपकी जा रही थी, तो आप रेंडमली तो नहीं कह सकते कि ठीक है आपके पास इतना फ्यूल है 3 आवर्स का, आप मस्कत में लैंड कर जाएं, आपके पास 2 आवर्स का फ्यूल है। आपको ये भी देखना है कि क्या उस रूट के ऊपर इतनी एयर ट्रैफिक की कैपेसिटी भी है या नहीं। सो नाउ यू मे बी थिंकिंग कि यार ये मशीन लर्निंग और डेटा साइंस एक्सपर्ट बनने से बेहतर है कि वो प्रोग्रामिंग वाला ही बन जाए, क्योंकि इसमें तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट। एंड देन दे पेड अकॉर्डिंगली एज वेल। ऑब्वियसली जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा दे गेट पेड अकॉर्डिंगली, एंड दैट्स द चैलेंज आई थिंक वी शुड, कि हमें वो रिजॉल्व करना। सो आप इमेजिन करें कि यू आर एट दैट एयरपोर्ट ऑफिस एज ए डेटा साइंटिस्ट, दे गिव यू दिस प्रॉब्लम टू रिजॉल्व विद इन नेक्स्ट। अच्छा कितना टाइम है हमारे पास? वैसे आपसे मैं पूछता हूँ, मेरे ख्याल में तो सेकंड्स हैं। लेट्स से आप कितना टाइम लेना चाहते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। आप इस चीज को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम चाहते हैं? एवरीवन जितना मांगना चाहे मांगे। लेट्स से 30 मिनट्स किसको चाहिए? तो यू नीड 30 मिनट्स। आप मेंटली इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, आई विल कम बैक टू यू, ओके। और यार फ्लाइट्स तो कुछ करें इससे पहले कि और प्रॉब्लम हो जाए, फ्यूल एंड हो जाए। आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो लैंड होगी, जब तक लैंड नहीं होगी आज शाम तक हम घर नहीं जाएंगे। ये मैं बता आप अभी टाइम बताएं आपको कितना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट यू गिव ए नंबर, लाइक उन्होंने 30 मिनट्स का। नाउ वी विल प्लान, लेट्स से यू आर इन एट दुबई एयरपोर्ट डेटा साइंस एआई ऑफिस, ओके। समवन कम टू योर knock your door and ask you to resolve this problem. 900 flights are coming towards Dubai International Airport. We don't have the availability of the airport due to the, a lot of rain. Now the next question he will ask you, how much time do you need to resolve this problem? आप ये टाइम बताने में क्या मसला है जी? 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, और I think everyone should tell a number now. 30 minutes average. So let's say we take 30 minutes as an average for all of you. Okay?
Now tell me what you will do in the first 5 minutes and then 5, then 5, then 5, then 5. देखो आप लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे ना तो आज जो चीज़ आपको सीख के जाएंगे ना वो कहीं से नहीं मिलेगी, because that is a real case study which was being handled by the real data scientist. और मेरा पर्पस आपको ये है कि इस तरह आपकी केस स्टडी बिल्ड कराऊं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स आपके डेवलप कराऊं कि फ्यूचर में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, दे नो द स्टेप्स, यू नो द स्टेप्स कि कैसे सॉल्व करनी है. सो व्हाट यू गाइस थिंक फर्स्ट 5 मिनट्स में व्हाट यू विल डू? वन बाय वन सॉल्यूशंस देखेंगे डायरेक्ट. ओके इन्होंने कहा सॉल्यूशंस देखेंगे, ड्रॉबैक्स देखेंगे एंड एडवांटेजेस. जी आपके पास आपका टाइम चल रहा है, सॉल्यूशन पे डायरेक्ट चले जाएंगे, एनालाइज करेंगे. दैट्स द स्टेप 1. एंड व्हाट यू विल एनालाइज? देखिए आप एक चीज माइंड में रखें कि जब भी आप कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं, यू ऑलवेज ट्राई टू मेक ए हैबिट, यू गो A to Z, right? So what is A, what is B, what is C, what is D? Until unless you are not organize your problem, you can't solve it, right? If you jump on the solution directly कि यार मुझे किस फ्लाइट को किस पे भेजना है, even you don't know कि अभी फ्लाइट्स टोटल कितनी है, अभी वो फ्लाइट्स जो प्रायोरिटाइज करनी है वो कितनी है, वो फ्लाइट्स जो बिल्कुल करीब आ गई हैं और वो जो अभी दूर है वो कितनी है. सो फर्स्ट थिंग यू विल डू एनालिसिस. सबसे पहले तो आप सिर्फ स्टडी करेंगे फर्स्ट 5 मिनट्स में कि व्हाट्स हैपनिंग. सो लेट्स से यू आर डन डूइंग दैट, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड. आप लोग नहीं ना जवाब देंगे तो आपसे जिससे पूछूंगा फिर उसको देना पड़ेगा. ठीक है, आप बताएं आपने फर्स्ट 5 मिनट में बेटा क्या क्या ऑब्जर्व किया? टोटल प्राइस देख ली, वेरी गुड, अवेलेबल, ठीक है, वेरी गुड. एंड ये वाले इस साइड पे कर दूंगा वो व्हाइट बोर्ड से. ठीक है. आप इन सारे फ्रेजेस में एक वर्ड रिपीट कर रहे हैं एंड दैट वर्ड इज अब आप दोबारा यही जो आपने चीजें बताई काइंडली ये दोबारा बताएं, फिर हम उसमें से देखते हैं कि टोटल का वर्ड या कितने का वर्ड कितनी बार आता है, कहाँ फ्लाइट्स कितनी है, राइट, फ्लाइट्स कितनी है, गुड, ठीक है. अवेलेबल एयरपोर्ट्स कितने हैं जहां हम लैंड कर सकते हैं, राइट. एयर ट्रैफिक राउट्स कितने अवेलेबल हैं, राइट. और बेटा आप बताएं जी. प्रायोरिटी फ्लाइट्स कितनी है, वेरी गुड, ठीक है. अब हम फिर उसी तरफ आ जाते हैं, ठीक है. टाइम कितना है, किस फ्लाइट के पास कितना टाइम है, ओके गुड. आप बताएं बेटा कोई एक चीज आपको ये समझ लगी ना फ्लाइट्स प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी क्या है? लेट्स से अब कहीं ऑपरेट होना है किसी एरिया में, कोई डॉक्टर आ रहा है एंड ही नीड्स टू रीच ऑन टाइम, तो आप उसको प्रायोरिटाइज करेंगे. तो गवर्नमेंट के डेलीगेट्स आ रहे हैं, दे हैव ए समिट और समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग ऑन, राइट, तो उसको आप प्रायोरिटाइज करेंगे. व्हाट एल्स कैन बी प्रायोरिटी? समझिए. अच्छा नहीं, हम देख रहे हैं कि फ्लाइट्स किसको प्रायोरिटाइज करें, जो नियरेस्ट आ गई है, राइट राइट, नियरेस्ट. जी हमने फ्यूल लिखा है, टाइम भी हमने लिखा है या नियरेस्ट लिखा है.
सो अब आपने एक चीज नोट की है कि यहाँ पे अपने टोटल फर्स्ट 5 मिनट में हमने क्या चीज ऑब्जर्व की है। अब आपके पास नंबर आ गया है, नंबर। सो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ। अच्छा, गुड। जब हमने ये डिस्कशन स्टार्ट की थी तब ये चीजें आपके माइंड में फौरन आई थी या नहीं? नहीं आई ना, ऑब्वियसली, बिकॉज यू ट्राई टू स्क्रैच योर माइंड नाउ। सो एज ए डेटा साइंटिस्ट, एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर, दिस हैपेंस टू यू कॉमनली कि आप एज ए डेटा साइंटिस्ट हैं एंड एनीथिंग कैन हैपन। लेट्स से आप एक बैंक में डेटा साइंटिस्ट हैं, ओके, और उनके 3 सर्वर्स हैं, एक पाकिस्तान में है, एक यूएसए में है, एक चाइना में है। एक ये उनको प्रॉब्लम आ सकती है अगर उनका एक सर्वर डाउन चला गया, वो आपको कहेंगे कि अब हम इसका अल्टरनेट सोल्यूशन दें, कि आप ट्रैफिक क्या इस पे ज़्यादा सेंड करें या इस पे करें। तो आप देखेंगे कि इस वक्त अगर डे टाइम है तो पाकिस्तान के यूजर्स ज़्यादा होंगे, राइट? सो यू ट्राई टू मैनेज दिस। और अगर यूएस का टाइम जोन चल रहा है तो विच मीन्स यू नो कि यार इधर अभी ट्रैफिक कम होगी, मोस्टली पीपल आर स्लीपिंग, सो यू गिव दिस सर्वर प्रायोरिटी एंड इंक्रीज द कैपेसिटी। अब मुझे बताएं कि इस चीज के लिए क्या कोई डेटा साइंस का स्किल यूज हुआ है? क्या यूज हुआ है? इसके लिए कॉमन सेंस यूज हुई। अब एक डेटा साइंटिस्ट बैठा बेचारा, कोई 3 बिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शन हो जाती है, फ्रॉड, एंड ही हैज, उसके बाद मैनेजर आता है, डोर नॉक करता है और कहता है कि यार मुझे बताओ कितनी देर में सॉल्व करोगे प्रॉब्लम। लाइक यू गिव द टाइम, आप लोग क्या देंगे और सबसे पहले उसकी क्या चीज सॉल्व करेंगे? एग्जैक्टली, टोटल उस टाइम पे ट्रांजैक्शन हुई कितनी है, टोटल यूजर्स ऑनलाइन कितने थे, टोटल अमाउंट कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। सो मैं ये पॉइंट ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर यू नेवर नो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ जाए वहां, बट यू नो द प्रोसेस कि आपने प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व कैसे। एंड व्हाट इज द स्टेप 1 ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम is to measure that problem. By doing the analysis is to measure that problem. Let's say अब कोविड है, वो फौरन ही ब्रेक आउट हो जाता है और आपको कहा जाता है कि यार इसकी प्रिकॉशंस करनी है, तो मैं बताएं कि किन शहरों में हम पहले वैक्सीन भेजें। व्हाट यू विल चेक? ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ भेजेंगे। एंड देन लेट्स से एक सिटी है जहाँ पे 60 इयर्स ओल्ड या 80 इयर्स ओल्ड से 100 ज़्यादा पेशेंट्स हैं, और एक सिटी है जहाँ पे 20 इयर्स ओल्ड के 100 पेशेंट हैं। अब आप कहाँ वैक्सीन भेजेंगे? एंड इज दैट ए डेटा साइंस सॉल्यूशन और ए कॉमन सेंस? वैसे बुजुर्गों ने कहना नहीं, पहले हमें तो। सो अभी तक क्या समझ आई? कोई समरी देगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आप बताएं। मैं कॉमन सेंस के साथ साथ आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि दिस इज नॉट अबाउट ओनली डेटा साइंटिस्ट, इट्स नॉट अबाउट ओनली मशीन लर्निंग, इट्स अबाउट ए पर्सन हु इज सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। और आपको एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट इसलिए बनाया जा रहा है बिकॉज यू कैन सॉल्व सोसाइटीज problem. And what is the first parameter of solving any problem is to measure that problem. How big is that problem? And what are the parameters? क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि what's happening in total, only then you can manage the things and plan the solution, right? ज्यादा मुश्किल हो गया, ये इतना सीरियस काम कभी किया नहीं था।
सो ये तो मैं बताना भूल गया, कोई बात। Around 10 years I am doing the development and all that stuff. I have a blog, tutorialskeshe.com. You can read about my tutorials and that stuff. I keep posting training, doing training in some places. Like recently I was in UCP, few other universities as well, just for volunteer work stuff. International programmer, I was competing for ICPC, intercollegiate programming competitions, Asian programming competitions during my university time, and also write a book, Ethic to be is there. That is for self-improvement. Okay. So हमने एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया है. नाउ वी विल गिव द लिटिल गैप कि हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाएं. We build that story ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली गई है, राइट? कि यार उस चीज़ का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना. सो कमिंग बैक टू द डेटा साइंस, किसी को पता है व्हाट इज डेटा साइंस? Dealing with the data, okay, good. Anyone else? Data को एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग करना. That's good. Anyone else? Information drive करना. That will help you to take a decision. So data, information. एक definition भी थी. Process form of data is called information, ना, right? आप लोगों को अपने पढ़े हुए पे शक है कोई? तो फिर बोला करें ना. Statistics दिखाना डिफरेंट लेवल की, डिफरेंट चीज़ों की. और एनीवन एल्स इस रो में से आप लोग लगता है इंटरेस्टेड है. अब आपकी बारी है, चलें वन बाय वन. डेटा साइंस, डेटा का क्या मतलब है? डेटा डेटा है. एक्सेल भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, और वीडियोस भी हो सकती हैं, और एक्सेल भी हो सकते हैं. और तो फिर डेटा साइंस क्या होगी? उस डेटा के ऊपर कुछ साइंस अप्लाई करना, राइट? और वो साइंस क्या हो सकती है? उस साइंस को हम डेटा साइंस की फील्ड में क्या कहते हैं? वो साइंस जो हम डेटा पे लगाते हैं फैक्ट्स को फाइंड करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? थोड़ा जी उसको कहते हैं एल्गोरिथम. ठीक है. स्लोली अब हम जा रहे हैं ना आगे. सो अगर आपके पास डेटा है और डेटा के अंदर से इनसाइट्स निकालने के लिए या प्रेडिक्शंस निकालने के लिए या एनालिसिस को डीप देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एल्गोरिथम्स की जरूरत पड़ेगी ना, राइट? और एल्गोरिथम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आप कहते हैं उसको प्रोग्राम भी कहते हैं समटाइम, दैट हेल्प कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, राइट? अब हमने अगर हम ये वाली एग्जांपल ले अपनी फ्लाइट्स वाली, तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ये अब डेटा साइंस की प्रॉब्लम कैसे है? ये क्या चीज थी? डेटा था, और इसके ऊपर अब हम क्या लगाएंगे? तो हमारी फ्लाइट्स का क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्व. सो इसका मतलब है आपको किन चीजों का पता होना चाहिए? डेटा का पता होना चाहिए, और उसको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम्स को पता होना चाहिए. दैट्स प्रॉब्लम थिंग. और जो एल्गोरिथम बेस्ट रिजल्ट देगा, आप अपने एडवाइजर को वो वाला एल्गोरिथम या वो वाला सॉल्यूशन ईमेल करना. दैट्स व्हाट वी विल डू टुडे. ओके. सो डेटा साइंस की चीज क्लियर हो गई है. डेटा इज द रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, और इवन इट कैन बी प्रोसेस्ड फॉर्म. अब डेटा की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, लाइक इट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, राइट? उमर और कौन सी टाइप्स होती हैं इसमें? स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. वेरी गुड. सो स्ट्रक्चर्ड डेटा इज which is already structured in a column and row based, let's say MySQL database. Semi structured is something which is called APIs, XML and those kind of stuff, and unstructured is your
images maybe which are just in a random folder or videos or that kind of stuff. Okay? So हमने यही कहा कि data science is using algorithm to find insights in a data और इसका potential solution. So data science की different fields हैं. Let's say data mining. Data mining से क्या समझ में आता है? Mine से क्या? Mine. What is mining? Data collection ठीक है, लेकिन mining क्या होती है? Coal mining क्या होती है? Mining किसको कहते हैं? Gold mining, diamond mining. यार mining सिंपल वर्ड में खुदाई इसको आप कहते हैं, digging कहते हैं ना. तो कोल माइनिंग है कि यार वो आप जो आप क्या कहते हैं इसको केव कहते हैं, टनल कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, उससे वो आप माइन करके गोल्ड लेके आते हैं अगर गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं तो, राइट. अगर डायमंड माइनिंग कर रहे हैं, रशिया में होती है, तो वहाँ पे आप जाके बहुत डीप जाके कई कई किलोमीटर आप माइनिंग करके वहाँ से डायमंड लेके आते हैं. सेम जैसे डिफरेंट. सो डेटा माइनिंग में क्या होगा? यहाँ पे और बहुत ज़्यादा डेटा होगा, आप उसमें से अपनी जो नीड है आपको उसको माइन करके ले आए. लेट्स से अब आप एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट के जो डेटाबेस है वहाँ पे क्या आपको कैमरास का डेटा चाहिए जो लास्ट 1 वीक में लोगों ने ट्रैवल किया है? आपको वो डेटा चाहिए कि यार कितनी हमारी एयरपोर्ट के ऊपर लेट्स से बुक सेल हुई है? क्या वो डेटा चाहिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? सो बेसिकली आपको तो फ्लाइट्स का डेटा चाहिए ना. सो डेटा साइंटिस्ट का पहला काम क्या होता है कि इस चीज का डेटा निकाल के ले आना जो उसको एक्चुअल प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट डेटा जो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होगा, उस डेटा को लेके आना, डेटा माइनिंग. फिर मशीन लर्निंग जिसकी हमने अभी बात की कि ये प्रॉब्लम ह्यूमन के लिए सॉल्वेबल नहीं है. ह्यूमन जस्ट ये कर सकते हैं कि टोटल देख सकते हैं या फिर डेटा को माइन करके ऑर्गेनाइज करके आगे देंगे वो एल्गोरिदम्स को. अगर वो न्यूरल नेटवर्क्स को देते हैं तो आपका न्यूरल नेटवर्क आपको बताएगा कि ये वाला कम्बिनेशन यूज करें, राइट. अगर आप प्रिडिक्शन एल्गोरिदम यूज करते हैं, मे बी लीनियर की अगर प्रॉब्लम है तो लीनियर यूज करेंगे, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम यूज करेंगे. उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है. इसका क्या मतलब है? ये तो बिल्कुल नाम से भी पता चल रहा है वैसे जी. हर चीज ही एनालाइज में डाली जा रही है. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नंबर्स की बात कर रहे हैं ना. स्टैट्स नंबर्स वही घूम फिर के बात इधर ही आ जाती है कि टोटल कितने हैं, नंबर्स कितने हैं, सॉल्व कैसे करना है, राइट. डेटा इंजीनियरिंग ये है कि आपने उस डेटा को स्ट्रक्चर करके एल्गोरिदम को देना है ताकि वो प्रोसेस कर सके. डेटा विजुअलाइजेशन का क्या मतलब होगा? अगर मैं आपको कहूं कि ये ग्राफ है, राइट, मेरे पास जो 900 फ्लाइट्स हैं वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि ये टोटल लेट्स से 900 फ्लाइट्स हैं. ओके, जो फर्स्ट फ्लाइट्स आ रही हैं लेट्स से 250. ओके, उनके पास है 1 आवर का फ्यूल फ्लाई करने का. जो नेक्स्ट आ रही है 350 लेट्स से, उनके पास है 2.5 आवर्स का फ्यूल. जो नेक्स्ट आ रही है लेट्स से 50, इनके पास है 0.45 यानी कि 45 मिनट्स का लेट्स से, और इनके पास है जस्ट 15 मिनट्स का फ्यूल. अगर आप अपने जो डिसीजन मेकर है, ऑब्वियसली आपने तो एज अ डेटा साइंटिस्ट एक प्रपोजल बना के, सोल्यूशन बना के प्रेजेंट करना है ना हायर अथॉरिटीज को. जो फॉरेन मीटिंग कॉल होगी, उनके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएंगे, राइट, सारे एयरलाइंस के. अब आप ये नहीं कर सकते कि एमिरेट्स की सारी एयरलाइंस को रिडायरेक्ट कर दें और ये लैंड करवा दें, क्योंकि उनको तो कल को डबल एक्सपेंस पड़ेगा ना.
वापस सीधे कर लेंगे, गवर्नमेंट तो पे नहीं करेगी। तो आपने सारे प्रोडक्ट डायरेक्टली इसको कॉन्फिडेंस में भी तो लेना है ना, तो दैट्स आल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस। बट आपने जब वहाँ पे फॉरन फर्स्ट 5 मिनट्स में आपने स्ट्रैट्स इकट्ठे किए, अगले 5 मिनट्स में आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई, राइट? आपकी टीम में से एक बंदा स्टेक होल्डर्स के पास चला टू शो देम कि यार करंटली ये सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन, कि अपनी प्रॉब्लम के स्टैट्स को ग्राफ्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया विजुअलाइजेशन का। एंड व्हाई वी डू दिस, हम वैसे ही बता सकते हैं जाके, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कन्वे दिस मैसेज। गॉट इट? उसके बाद है हमारे पास बिग डेटा। बिग डेटा क्या है जी? क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन? अच्छा, बिग डेटा ये है कि ऑब्वियसली एवरी फ्लाइट हैज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, राइट? और हर मिली सेकंड में वो फ्लाइट्स अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेंड कर रही हैं। सो यू कैन सी कि वो हर फ्लाइट कहाँ पे है ऑन द मैप। ऐसे ही है ना? अब आप मुझे बताएंगे ये तो फिर बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा। What you say? अगर एवरी फ्लाइट यहाँ पे अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस के सेंड कर रही है, राइट? कि हम यहाँ पहुँचे हैं जल्दी बताएं, हम यहाँ पहुँचे हैं जल्दी बताएं, क्या करना है। वो अलग बात है कि जो PIA के वो पायलट है उन्होंने पानी में से ही फ्लाई कर दिया, ऐसा ही था। देखिए किसी ने वीडियो, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट्स पानी से ही उन्होंने फ्लाई कर दी, वो देखिए। सो ये और हर मिली सेकेंड से भी माइक्रो सेकेंड्स में ये सारा डेटा आपकी एक सर्वर पे आ रहा है कि विच फ्लाइट की। अब आप सोच रहे हैं, आपने 30 मिनट्स लिए हैं, आप टोटल्स देख रहे हैं, आप विजुअलाइजेशन दिखा रहे हैं, तो क्या फ्लाइट्स रुकी हैं इतने टाइम में? You are traveling towards the destination, or they are sending you continuously data that we have reached at this point. तो इसका मतलब ये हुआ कि the decision you want to take 5 minutes ago, you have to take it quicker now, and maybe the situation is changing. And let's say flight जो आपकी priority पे नहीं थी, on the run time you came to know कि यार ये भी priority flight है. Maybe there is a passenger who has a medical emergency. So क्या हुआ कि run time के ऊपर फिर से scenario change हो गई. So you need to be, first क्या आपका mental muscle strong होना चाहिए that you can handle any stress situation, right? That is a part of solution. अब आपका माइंड सॉल्यूशंस की तरफ जाना शुरू हो गया. That's what I want you to think of. क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ब्रेक्स लगाई हुई है कि नहीं ये शायद दूसरा सॉल्व कर देगा या तीसरा, but you have to solve it because you are there responsible for this. अभी हमने किस तरफ जाना है और फिर हमने आज प्रॉब्लमेटिकली को सॉल्व भी करने की कोशिश की. बट वी आर स्टिल स्टडीइंग अबाउट द प्रॉब्लम दैट द सिचुएशन इज गेटिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेस. सो फर्स्ट थिंग वी डिड वाज द टोटल्स, कि हम प्रॉब्लम का कैपेसिटी देखने की कितनी है टोटल, राइट? देन वी ट्राई टू विजुअलाइज कि यार हम थोड़ा ग्राफ्स पे तो देखें एक्चुअली हो क्या रहा है. And then the big data came कि a lot of data is coming in streaming towards the position. और आपने run time पे भी इसका मतलब है analysis करते रहें. It's not about कि आपने 900 flights ली और उसका analysis complete हो गया, right? Your algorithm should keep running iteratively and keep giving you facts and figures कि यार this is the situation now. Let's say अगर कोई एक और एरोप्लेन है जो आपकी priority में नहीं था, अब उसके अंदर कोई मालवेयर आ गया, कोई माल फंक्शन आ गया,
and they can't travel for next 2 hours. And you have just 30 minutes to handle that. अब आप मुझे चले एक क्वेश्चन का आंसर दे दें. कोई और पर्सन है एयरपोर्ट पे जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? लेट्स से डेटा साइंटिस्ट है, हमें इंजीनियर उसकी बात इंजीनियर ने इंजीनियर पता नहीं कि आपने ये सॉल्व नहीं कर सकते, आपको नहीं सॉल्व. देयर बी एनी आर्टिफिशियल पर्सन जो ये प्रॉब्लम फ्लाइट्स को मैनेज करने वाला क्या करेगा? वो कैसे सॉल्व करेगा? वो नहीं कर सकता ना, वही कर सकता है जिसके पास डेटा है, और डेटा इंजीनियर के पास है. तो अब इंजीनियर नहीं करना है जो भी करना है. सो ये चीज तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई ना कि अगर आप लोग उधर रूम में बैठे हैं तो ये आपने ही सॉल्व करना. अच्छा एक चीज मुझे बताएं कि किसी ने सुना है कि ये जो फ्लड हुआ था ये वो, तो कोई फ्लाइट गलती से कहीं गलत लैंड हो गई हो, किसी का सामान गुम हो गया हो, फ्लाइट्स इस तरह मैनेज हुई हो कि किसी ने ऑनलाइन आके कंप्लेन की हो कि आई वाज नॉट मैनेज्ड वेल, किसी कंपनी ने कंप्लेन की हो कि आवर लॉस वाज ग्रेटर देन द अदर कंपनीज एंड दे पुट ऑल बर्डन ऑन एयर ब्लू. और does anyone heard that how is it possible they solved this problem so seamlessly that not a single news came outside? And who did that? The genius humans. इससे तो ये प्रूफ होता है ना कि yes it's a solvable problem. We are not at that level yet to solve or understand it. That's a separate thing. But it is a. And what if you are a data scientist and you get a problem which is not solved before? So how would you think or react in that? Follow the steps and try your best. Not a sure 100% I will, but you follow the steps, you collect the stats, apply the algorithm, you show it to the stakeholders. This is the proposed solution. Okay. So then the NLP, you all know ChatGPT. We will not go depth into that. But business intelligence, that's important. Like business intelligence is the sense of the business, right? Intelligently handling the business. Let's say there is a flight coming, इसमें double decker bus है, and there has 600 passengers, right? और एक एरोप्लेन आ रहा है जो कि only have 300 passengers. But let's say जो आपका 600 passengers वाला एरोप्लेन है, that is this is your airport, और ये 600 वाला और 300 वाला यहाँ पे है, और आपको एक ही लैंड करवाना है. You have the capacity of only one to this airport. कौन सा लैंड करवाएंगे? क्यों? वो तो पास है 300 वाला. You will apply the business intelligence and you will see if I return this aeroplane to the previous airport from where it came, how much it will cost me for a 600 aeroplane to come back to this destination, and how much it will cost me to a 300 passengers aeroplane. It's fuel, it's air traffic, it's obviously 600 people are paying this stuff. Okay, so it's called business intelligence. That is a field of data science, right? That आप सिर्फ ये solution distance की base पे नहीं ले रहे. Distance is the easiest way ना, कि जो aeroplane, let's say ये दुबई एयरपोर्ट था, ये दोनों इधर जा रहे थे, right? They can't land there.
So they have to divert them to let's say Muscat or Oman. Okay? अब ओमान से एक एरोप्लेन है 5 किलोमीटर लेट्स से और एक एरोप्लेन है 10 किलोमीटर, लेकिन जो 10 किलोमीटर है वो एयर बस से डबल डेकर मींस उसके 300 पैसेंजर्स एक फ्लोर पे हैं और एक फर्स्ट फ्लोर पे भी लेट्स से। तो अब आप किसको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप ओमान में लैंड करो? सो 600 वाले को ये कह रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन क्यों देंगे? The cost of this is almost double कि अगर वो इसको डाइवर्ट करके वापस भेज देते हैं, लेट्स से ये मुंबई से या शंघाई से फ्लाई किया था, the cost of this, क्योंकि ये आप 300 सिर्फ प्लस पीपल्स को मैनेज करने के लिए आपको डबल टाइम लगेगा, डबल एनर्जी लगेगी और उन 300 लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा, ऐसे ही है ना। एंड और वो फ्लाइट लेट से वो टिकट थी 250,000, 2.5 लाख की टिकट थी। अब जब वो डाइवर्ट होनी है फ्लाइट वापस जानी है तो कंपनी ने ही वापस भेजना है उनको, पैसेंजर का कसूर तो नहीं है ना कि उसकी फ्लाइट डाइवर्ट हुई। सो कंपनी को यहाँ पे अगर 5 बिलियन का नुकसान हो रहा है तो वो यहाँ पे देखेंगे यार यहाँ पे 1 बिलियन का हो रहा है तो दैट इज मोर बेटर देन दिस। तो क्लियर होगी ये चीज़ कि आप पहले हम ये कह रहे थे ना टोटल में कि यार जो फ्लाइट करीब है उसको पहले उतार लो, जो दूर है उसको पीछे भेज। अब एक सिनेरियो ये आ गया कि उसमें पैसेंजर कम है, जो पास है, लेकिन उसमें पैसेंजर ज़्यादा है जो थोड़ी सी दूर है, लेकिन फिर आप प्रायोरिटी चेंज करते नहीं यार। बिजनेस इंटेलिजेंस ये कहती है कि उस कंपनी का लॉस डबल होगा अगर हम ओवरऑल लैंड से पा देते हैं और डबल वाले को मुश्किल सिचुएशन है। एक्सीलेंट क्वेश्चन। या चले उसमें एक हाई प्रायोरिटी वाला बंदा भी है और एक मेडिकल इमरजेंसी भी होगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं चीज को, और उसका एक पायलट भी बीमार हो गया, उसका एक इंजन भी खराब हो गया। बताएं ना, बताएं क्या करना है। नाउ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इज द मनी और द ह्यूमन? And that is called, इधर लिख लो, इमोशनल इंटेलिजेंस। And you will never take that decision as a data scientist. You will show that to whom. You let them take the decision. You just tell them we have a situation that there are 2 aeroplanes. If you save aeroplane 1, which means you save a life. If you save aeroplane 2, you save $5 billion. It's your call. Tell me quickly so I can pass the inspection. Because you will not risk your whole life, and because you can't pay 5 billion to that company, so let those decisions to be done by the authorities. But your job is to inform them as quick as possible with the right facts and right figures. And let's say कि उसमें वो इमरजेंसी सिचुएशन थी ही नहीं एंड समवन गिव यू ए मिस इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपने स्टेक होल्डर्स को कह के वो वाला पहले लैंड करवा दिया। नहीं समझे? आपने कहा कि इस एरोप्लेन में इमरजेंसी होगी जिसमें 300 लोग थे, राइट? तो उसको पहले लैंड करवा देंगे। लेट्स से वो थी फ्रॉडेड एक्टिविटी, उसमें वो थी नहीं इमरजेंसी, वो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि हम पहले उतर जाते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व हो। That is the time when you will be questioned
कि जिस बंदे के लिए वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी हुई है, you will get the history from the US hospital as quick as possible that does he really have the disease, does he have the medical history. So अब देख रहे हैं कि how this problem is getting recurrent, और मजे की बात यह है कि this is being done in seconds. किसने इस बात पे कंप्यूटर साइंस में आया है कि जी कंप्यूटर साइंस का बहुत स्कोप है, इसमें चले जाते हैं. तो दिस इज द स्कोप. इफ यू कैप्चर दिस देन यू विन द गेम. सो मशीन लर्निंग की हमने इस तरह बात की कि दिस कैन बी डन बाय ह्यूमंस. सो यू गिव इट टू द मशीन, यू गिव इट टू द एल्गोरिथम्स एंड दे ट्राई टू हेल्प यू एंड सॉल्व, राइट. सो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज एंड उमर इसकी क्या एग्जांपल है? यू ऑलरेडी नो कि क्लास क्या है. लेट्स से अगर आपने डॉग और कैट की पिक्चर्स पे एल्गोरिथम ट्रेन किया है, सो यू ऑलरेडी नो कि यार कौन सा डॉग है और कौन से, एंड देन यू व्हेन यू गिव ए न्यू पिक्चर ऑफ एनीथिंग, तो इट कैन टेल यू कि ये डॉग है या कैट. सो बेसिकली आपने इसको ट्रेन किया, राइट. और सेकंड अनसुपरवाइज्ड, जिसमें क्लस्टरिंग है कि अगर आपने डिफरेंट स्पीशीज को अलग अलग करना है तो पहले आपको नहीं पता, बट यू व्हेन यू सी दोस थिंग्स तो आप कहेंगे यार इसका कास्ट ये है, ब्रीड ये है, रेप्टाइल है और कॉर्निवोर्स है क्या, तो आप स्पीशीज बनाते हो ऑन रन टाइम, राइट. रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? आई एम इंटरेस्टेड इन दैट. कोई बताएगा क्विकली? reinforcement learning मैं किसी ऑलरेडी ट्रेन मॉडल पे हाँ चीज करके मैं अपना डाटा टेक करूँ, ऑलरेडी ट्रेन होती हैं, चीजें मैनेज होती हैं, हमें तो सारी चीजें नहीं ट्राई करनी होती. that is not supervised. You already know the answer. Reinforcement you don't know. The machine train itself. इसकी पहचान. तो इसकी पहचान. Reinforcement learning में आप थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आप इसके एग्जाम्पल निकालने की कोशिश करें. When machine learn itself, क्या मशीन को ना बताएं कि ये करो, बट शी जैसे मशीन शी है ही है, whatever. So when she start doing itself, how do you give an example? Let's say I play chess with computer और फिर every time I beat that computer और वो मेरी ही moves को स्टोर करता है. When I will play 15, 20, 50 times and every time I play I beat computer, but it keeps storing my moves. So eventually what will happen? There will be a point that she knows everything, right? And whenever I do play something, she already knows what I am thinking and doing. That's very good question. So ये game की example ये थी human interaction की, right? Can you came up of any other situation? Exactly. So when machine learn itself, अब ये reasoning क्यों चली गई आगे? Because the thinking process has deepened. अब वो deep seek क्यों? Deep seek का क्या है? वो यही कर रही है ना कि वो और डीप जाती है, वो क्वेश्चन के क्वेश्चंस बना के पूरी रीजनिंग बनाती है कि यार कैसे सॉल्व करना है इसको, ये क्या स्टेप्स लेके आए. दैट्स व्हाई दैट दे विन द गेम, राइट. एक बार आप क्वेश्चन पूछिएगा उनसे कुछ हिसाब का
पहले तो आप ये देखें कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज लर्निंग व्हेन यू ऑलरेडी नो द लेबल, और आप अपने सिस्टम को ट्रेन करते हैं इन अ वे कि लेट्स से दिस इज 1 2 A B C। सो आप उसको कहते हैं कि अगर 1 2 तो ये अल्फाबेट है, राइट, 2 भी अल्फाबेट है, 3 लेटर्स है, ऐसे ही है ना। सो ये आपने ऑलरेडी लेबल्स दे के ट्रेन किया। सो दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग कि आप ऑलरेडी लेबल भी दे दें डेटा। अब नेक्स्ट टाइम अगर 1 1 आता है तो व्हाट विल हैपन, यू विल सी कि यार ये ऑलरेडी ट्रेन हुआ है अल्फाबेट से, सॉरी नंबर्स होंगे ना, ये अल्फाबेट नंबर। सो ये नंबर्स है, राइट। अगर अब आपको एक सेकंड सिचुएशन में दे देता हूँ कि लेट्स से ये आपके पास लाहौर का मैप है, राइट, और कोविड के केसेस आ रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। ये आपका ऑफिस है और आपको एक टास्क मिलता है कि आप 2 टीम्स बना दें जो इन केसेस को हैंडल करेंगे। तो आप क्या करेंगे? अगर आप ऐसा करें कि एक टीम को ये वाला डॉट और ये दे दें और एक टीम को ऐसे दे दें, क्या ये सूटेबल सॉल्यूशन लग रहा है? क्या वजह? उस टीम को उधर से घूम के उधर जाना पड़ रहा है। और अगर आप ये डिसीजन लें कि इस टीम को ये वाले केसेस दे देते हैं टेस्ट करने के लिए और एक टीम को ये वाले केसेस, नाउ इट मेक मोर सेंस और नॉट? सो आपको ये कैसे पता चला कि मुझे ये 3 केसेस ए टीम को देने हैं और ये बी टीम को देने हैं? और अगर ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा हो फिर टीम्स भी इंक्रीज हो सकती हैं। सो देन यू नीड एन एल्गोरिथम जो आपका ये वाला टास्क है। वो कैसे करेगा? लेट्स से आप रैंडमली कोई भी मिड पॉइंट्स ले लेंगे पहले और इन मिड पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे किस चीज का? पॉइंट्स का। लेट्स से मैं आपको कहता हूं, नंबर्स देता हूं 1 2 3 4 5 और मैं रैंडम 2 नंबर्स ले लेता हूं, एक नंबर ले लेता हूं 3 और इसमें एक और ऐड करता हूं और एक नंबर ले लेता हूं मैं 7। ये टीम की लोकेशंस है, ठीक है। एक टीम बैठी है 3 नंबर पे, एक टीम बैठी है 7th लोकेशन पे। अब आप मुझे बताएं कि आप ये 1 वाला जो केस है वो किसको असाइन करेंगे? क्यों? आपने क्या किया? 3 माइनस 1 आंसर क्या है? 2 और 7 माइनस 1 आंसर क्या है? Which one is lesser? 2 lesser. So यानी कि 3 माइनस 1 2 आया था ना और 7 माइनस 1 क्या है? 6। अब इसमें से स्मॉल नंबर कौन सा है? 2। तो आप 1 किस टीम को असाइन करेंगे? 3 टीम। अब इसी तरह आप देखेंगे अगर आप टीम 2 किसको असाइन करेंगे? 3 को। और 3 3 ये तो बिल्कुल पास है, तो ये 4 माइनस 3 1 7 माइनस 4 ये स्टिल अभी भी 7 से ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो ये किसको असाइन करेंगे आप? अच्छा, अब 5 माइनस 3 और 7 माइनस 5 ये भी 2 2 है, तो यू कैन डिसाइड कि किसके पास नंबर ऑफ में कम है क्वांटिटी में, आप उसको साइन कर देंगे। अब 7 माइनस 7 क्या आएगा? 0। तो क्या ये 7 वाली टीम
सो आप 7 को साइन करेंगे, सेम फॉर द 8। तो ये एक क्लस्टर बन जाएगा आपका और ये एक क्लस्टर बन जाएगा। और इस एल्गोरिथम को क्या कहते हैं? K मींस क्लस्टर। क्या कहते हैं? K मींस क्लस्टर। इसमें K क्या है? नंबर ऑफ टीम्स। और क्लस्टर्स किस चीज को कहते हैं? अब मुझे बताएंगे, क्या हमें पहले पता था कि 1 2 3 4 किस में जाना है? हमने एक एल्गोरिथम लगाया, फिर हमें पता चला ना कि ये किस क्लस्टर का पार्ट है। इस चीज को क्या कहते हैं? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। कि जो आप रन टाइम पे परफॉर्म करने के बाद होता है। अब ये क्लियर हो गया आपको? और रीइंफोर्समेंट क्या है? जब मशीन खुद लर्न करती है। मशीन कब लर्न करती है? जैसे मैंने चेस के एग्जांपल दिया, या आपने एक रोबोट बना दिया, आपने उसको तो चेक किया एक सिंपल सरफेस पे, या फायर फाइटर के लिए बना दिया। जब वो फायर फाइटिंग के लिए जाएगा तो वो वहाँ सेम सिचुएशन तो नहीं होगी। वो सिचुएशन देखेगा, टेम्परेचर देखेगा कि मैंने कितने पास जाना है, कितने दूर रहना है, किस पाथ से जाना है, तो मैं जाके वो चाइल्ड बचा सकता हूँ। तो क्या हम जब आग लगेगी और हम रोबोट को रेडी कर रहे हैं डील करने के लिए उस सिचुएशन से, तो क्या हम हर वो सिचुएशन बना सकते हैं जो उसको फेस करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर? नहीं बना सकते ना, क्योंकि हमें नहीं पता, कभी 2 मकान में आग लगी, कभी तीसरी मंजिल पे लगी, कभी ग्राउंड पे लगी, कभी जंगल में लगी। तो रोबोट तो आपने बना दिया, वो जाके वो सेव कर रहा है आपकी चीज़ों को, राइट? लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से क्या करेगा? खुद लर्न करेगा और खुद ही रिएक्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। के जो आपके रोबोट्स या जो आपकी मशीन्स हैं वो रियल टाइम लर्निंग। तो एनएलपी की हमने, जिस तरह आपको एनएलपी का तो खैर काफ़ी आइडिया है आपको, बिग डाटा का मैंने बता दिया जिस तरह वो चीज़ें आ रही थी। अब हम ये केस स्टडी की हमने डिस्कशन काफ़ी हद तक कर ली, राइट? तो ये वही है, जब फ्लड आया था तो अराउंड 11 to 1200 फ्लाइट्स पर डे लैंड करती हैं दुबई। तो कुछ ये वाली सिचुएशन हो गई जब दैट एक्चुअली हैपेंस, और अराउंड 900 फ्लाइट्स क्या हो गई थी? कैंसल हो गई थी या डाइवर्ट हो गई। और उससे अराउंड 191,700 पैसेंजर्स अफेक्ट हुए थे। अगर हम एवरेज लें 230 पैसेंजर्स पर फ्लाइट। अच्छा, ये तो हमने सिर्फ देखा ना, फ्लाइट अभी हम हैंडल कर रहे थे, राइट? हमें ये भी तो देखना है कि अब उन फ्लाइट्स में आने वालों के आगे होटल बुकिंग्स कैसी थी, टैक्सीज की बुकिंग्स कितनी थी, कोई वेडिंग्स में जा रहे थे, कुछ फिनरल्स पे जा रहे थे, राइट? सो अगर हम इस प्रॉब्लम को एक्सपेंड करते जाएं तो मेरे ख्याल से आज पूरा दिन हम प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे। बट बेसिक यू नो कि यार फिलहाल मुझे ये देखना है कि टोटल क्या है, राइट? ताकि मैं उसको फिर सोल्यूशन में करूँ। यहाँ तक वैसे 100% क्लियर हो गया सब? आप बताएं कि हमने क्या डिस्कस किया है? खड़े हो? हाँ, अभी आप करना क्या चाह रहे हैं? अब तुम्हें क्या डालना होगा? हाँ, ठीक है, बेसिकली हम एक प्रॉब्लम ली, उस प्रॉब्लम को सोचने का स्टाइल देखा कि कैसे उसको सोल्यूशन की तरफ ले जाना। उसके लिए हमने देखा कि पहले हमें स्टैट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, राइट? जब हमारे पास स्टैट्स आ जाएंगे तो फिर हम देखेंगे, स्टेक होल्डर्स को दिखाएंगे कि जी ये सिचुएशन है, अब आप बताएंगे क्या डिसीजन लें। यही चीज हमने अंडरस्टैंड किया ना। ओके, अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं, तो इसको फिक्स करें, राइट? सो लेट्स फिक्स दैट। अब आप लोग ऑन कर लें कंप्यूटर, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखो। ह्यूमन में इनको हेल्प करें, ये डाटा लोड करें। अच्छा, ये अब वो 900 फ्लाइट्स का डाटा है जो जिसकी हमने बात की थी। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसे कितनी डिले हुई, कितनी लेट हुई, कितनी डाइवर्ट हुई।
ताकि आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लें कि अच्छा हमें मशीन लर्निंग से कैसे करना है इसको। इट हैज़ बेसिक स्टफ बट इट कैन हेल्प यू कि आप थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड कर लें कि प्रोग्रामेटिकली ये चीज़ें कैसे हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में ये ओपन करें github.com/cw तौसीफ, इससे आपको डेटा मिल जाएगा दुबई फ्लाई एस्टिमेट वर्कशॉप के नाम से। आप लोग करते हैं इसी चाची ये अभी तो करना है, नहीं तो अभी तो फायदा होगा। अगर नहीं है तो आप कोलैब ओपन कर लें। सीएसवी डाउनलोड कर ली सबने, ये डाउनलोड का बटन डाउनलोड एक दूसरे को हेल्प करें साथ साथ जो कर लेता है वो लॉगिन की जरूरत नहीं है आपको। आप /cw तौसीफ लिखेंगे ना तो वो पब्लिक रिपोस्ट है।
गिटहब में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, वो पब्लिक रिपोजिटरीज हैं तो आप डायरेक्ट ढूंढ लें। टोल ऐप के लिए लॉगिन करना पड़ रहा है तो क्या फिर क्या VS कोड यूज कर लें, VS कोड देख लेंगे सॉल्व।